हेलो गुड मॉर्निंग साथियों अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ और मैं आपको यहाँ पर डेली 40 हिंदी के प्रश्न और 40 जीके जीएच मूल विधि और संविधान से जो प्रश्न आते हैं मैं उनकी प्रैक्टिस आपको डेली करा रहा हूँ। तो ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर जो है सेकंड है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। तो आप मुझे ये बताइए कि जो मैं ये डेली 80 प्रश्न कराता हूँ, अगर उसमें से आप 70% सही करते हैं, क्योंकि हिंदी के 40 और जीके जीएस के 30 सही करते हैं तो आप सही चल रहे हैं। अगर आप में थोड़ी सी कमी है तो उसे पूरा करने की कोशिश करें। और साथियों मैं आपसे यही बोलूँगा कि वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दें, ताकि वह लोग भी डेली प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके नंबर अधिक आने की संभावना होती है। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों तो आज सबसे पहले हम लोग अपने हिंदी के प्रश्नों को करेंगे। क्या सबसे पहले भाग 1 हिंदी को ख़त्म करेंगे, उसके बाद मूल विधि, संविधान और जीके जीएस के क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। तो चलिए इसमें आज का हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा। हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, क्या है? जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द बताना है। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो तो क्या हो जाएगा उसका? आशातीत। क्या होगा बताइए? नहीं, अप्रत्याशित होगा। क्या? अप्रत्याशित। अच्छा, आशातीत का मतलब क्या होता है? तो क्या? आशा से बहुत अधिक, आशा से बहुत अधिक। अच्छा, जिसकी आशा की गई हो, जिसकी आशा की गई हो तो क्या? आशाजनक। उसके बाद क्या है? प्रत्याशित। जिसकी पहले से आशा की गई हो, जिसकी पहले से आशा की गई हो उसके लिए क्या? प्रत्याशित शब्द का प्रयोग करेंगे। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 2, जिन शब्दों से काम का करना या होना हो उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्रिया कहते हैं। कितना सरल प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्या हमारा? प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? इनमें से कौन सी बोली है जो उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो ये जयपुरी। अच्छा, आपको सीधा दिख रहा है क्या? जयपुरी कहाँ की बोली है? तो ये राजस्थान की बोली है। चलिए अगला क्या है इसके बाद हमारा? प्रश्न नंबर 4 क्या हो जाएगा? समाज के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? समाज के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन है जो सही है? तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं, यही सही है। ऑप्शन नंबर यही सही हो गया, तो आगे वाले हम चेक नहीं करेंगे। चलिए अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? अवनत का विलोम क्या होगा? जो अवनत है इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? उन्नत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या? उन्नत। अगला क्या हमारा? प्रश्न नंबर 6, सार सुधा निधि पत्र के संपादक थे। सार सुधा निधि पत्र के संपादक कौन थे? तो बताइए कौन थे साथियों? सदानंद मिश्र जी। सदानंद मिश्र जी जो है इन्होंने सार सुधा निधि पत्र का संपादन किया था। अच्छा, ये कहाँ से प्रकाशित होता था ये बता दीजिए आप मुझे, अगर आपको पता है तो। चलिए अगला प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न संख्या 7, वर्णमाला किसे कहेंगे? कितना सरल है, डेली पढ़ते हैं। क्या? वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब इसके बाद अगला क्या हो जाएगा हमारा? प्रश्न संख्या 8 क्या है? इन प्रत्यय का प्रयोग करके किस शब्द में हुआ है? जो इन प्रत्यय है, इन, इसका प्रयोग किस शब्द में किया गया है? तो किस में हो जाएगा? पुजारिन हो जाएगा। ठीक है, पुजारिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या? पुजारिन। चलिए अगला क्या है? अच्छा, प्रश्न नंबर 9 से लेकर 11 तक हमें इस अनुच्छेद को पढ़कर उसके जवाब देने हैं। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद धीरे से इसके प्रश्नों का उत्तर देंगे। चलिए प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है? उपरोक्त गद्यांश का इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? जो ऊपर गद्यांश दिया गया था इसका उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? तो साथियों क्या हो सकता है? विज्ञान और तकनीक प्रगति। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है? प्रश्न संख्या 10, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार तकनीकी का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तकनीकी का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो क्या है? इससे कार्य तेजी से पूरे हो रहे हैं, मतलब जितनी भी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है हमें उतनी सुविधा होती जा रही है। साथियों ये जो प्रश्न होते हैं ये 3 नंबर फ्री के होते हैं, आप ये मानिए, सिर्फ उसको पढ़कर ही आंसर देने होते हैं, उसमें ही आंसर मिल जाते हैं आपको ढूंढ के। ठीक है, चलिए अगला क्या है हमारा? प्रश्न संख्या 11,
उपरोक्त गद्यांश के अनुसार तकनीकी के दुरुपयोग से कौन से अधिक प्रभावित हो रहे हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी जो है इसका हम जब दुरुपयोग करेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हो रहा है, तो कौन, बच्चे और किशोर हो रहे हैं। बच्चे और किशोर बहुत अधिक प्रभावित हो रहे हैं। अगला क्या है उसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 12 क्या हो जाएगी हमारी, कवि वचन सुधा थी। कवि वचन सुधा क्या थी, एक कविता प्रतियोगिता, एक पत्रिका, एक नाटक प्रतियोगिता या फिर एक साहित्यिक संस्था। तो क्या हो जाएगा साथियों, एक पत्रिका थी कवि वचन सुधा। और ये पत्रिका किसने चलाई थी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। किसने, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के द्वारा ये पत्रिका प्रकाशित की गई थी। और कहाँ से होती थी, वाराणसी से होती थी। अगला क्या है 13, निम्नलिखित में से भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप है। भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप कौन सा है। तो पता हुआ क्या, आर्य लोग संस्कृत का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्या है 14, अलभ्य का विलोम शब्द है। अलभ्य का विलोम क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा लभ्य। मतलब समझ सकते हो, बहुत ही सरल है। चलिए अगला क्या है, इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 15 क्या हो जाएगा, अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है। तो क्या हो जाएगा, बेकार में बैठना, मतलब कोई काम ही ना करना। अगला क्या है 16, जलवायु निम्न में से किस समास का उदाहरण है। जो जलवायु है ये किस समास का उदाहरण है, तो किसका है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जलवायु द्वंद्व समास का उदाहरण है, क्योंकि द्वंद्व समास में पूर्व पद व उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। चलिए इसके बाद हमारा अगला क्या है, प्रश्न नंबर क्या है 17, आह कितना सुंदर दृश्य है। ऊपर दिए गए वाक्य का विराम चिन्ह लगने पर वाक्य क्या होगा। अच्छा, हमें सही जगह विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखो यहाँ पर इन्होंने बाद में एक्सक्लेमेटरी लगाया, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन मार्क लगाया, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे इन्होंने पूर्ण विराम नहीं लगाया, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पूर्ण विराम का प्रयोग किया है। चलिए अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 18 क्या हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का, जो कोष्टक में शब्द दिया गया उसका मैं तद्भव बताना है। मेरे मन की बिथा कोई भी नहीं समझता। बिथा, तो बिथा का तद्भव बताना है। बिथा का तद्भव बताना है, तो क्या हो जाएगा साथियों, व्यथा का क्या हो जाएगा व्यथा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 19, अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। जो अनुपम है इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, बताइए साथियों। तो क्या हो जाएगा, अनुपम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अद्वितीय। अद्वितीय, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 20, स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा। स्वल्प बताइए, तो क्या हो जाएगा सु प्लस अल्प, क्या सु प्लस अल्प हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। चलिए इसके बाद हमारे अगला प्रश्न क्या होगा, प्रश्न नंबर 21, मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है। बताइए इस वाक्य में कौन सा उद्देश्य कि मोहन बाजार जा रहा है। तो क्या उद्देश्य पूछ रहा है, तो कौन बाजार जा रहा है, तो मोहन बाजार जा रहा है, तो मोहन हो जाएगा उद्देश्य। अगला क्या है 22, रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ शब्दों का अर्थ बोध निम्नलिखित में से किस शब्द शक्ति से होता है। अच्छा, रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ शब्दों का अर्थबोध किस शब्द शक्ति से होता है, तो किससे होता है, अभिधा से होता है। किससे, अभिधा से होता है। अच्छा, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना क्या ये आपको आते हैं, नहीं आते हैं तो आप माई क्लास को जरूर करें, मैं आपको डेली ये सभी चीज़ें सिखा रहा हूँ। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 23 क्या हो जाएगा, बुढ़ापे के कारण दादाजी जल्दी नहीं चल पाते, वे धीरे धीरे चलते हैं, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो बताइए किसका हुआ है, रीतवाचक का हुआ है। देखो ना तो यहाँ स्थान का बोध हो रहा है, ना किसी काल का मतलब किसी समय का बोध हो रहा है, और ना ही मतलब कि किसी चीज़ को नाप तोल रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्या है हमारा 24, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अच्छा, इसमें कौन सा कुमुदनी है जो बिल्कुल सही लिखा है, कौन सा कुमुदनी है जो बिल्कुल सही लिखा है, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल सही लिखा है। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 25 क्या हो जाएगा, सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलिए। जो वाक्य दिया गया है नीचे, इस सरल वाक्य को हमें मिश्र वाक्य में चेंज करना है। तो क्या है, परिश्रम करने पर परिस्थिति भी अनुकूल हो जाती है। परिश्रम करने पर
परिस्थिति भी अनुकूल हो जाती है। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जब परिश्रम किया जाता है तो परिस्थिति भी प्रतिकूल हो जाती है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 26 क्या हो जाएगा? साथियों मैं आपसे यही बोलूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर डेली प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, आप जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अधिक आप अपने नंबर बना पाएंगे। अगला क्या है 26, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें साथियों क्या कहते हैं? उन्हें देशज कहते हैं। देशज, जैसे लोटा हो गया, उत्पत्ति का कोई पता ही नहीं है। अगला क्या है 27, निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि के अंतर्गत कंठ कितना सरल है? कौन सा? का वर्ग। कौन सा? का वर्ग है, ये कंठ में आता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पा ये ओष्ठ में आता है, टा ये मूर्धा में आता है, चा ये तालु में आता है। ठीक है, तो मैंने आपको सही बता दिए, लेकिन कंठ ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? जो का वर्ग होता है उसके जो 5 अक्षर होते हैं वो सभी के सभी कंठ ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। अगला क्या है 28, अजौ तरैना ही रहियो श्रुति सेवक एक रंग में। अलंकार बताइए। अच्छा, इसमें हमें अलंकार बताना है 28 में। इसमें कौन सा? इसमें श्लेष अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्या है हमारा 29 यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? जिस वाक्य में क्रियाएं सदैव एक वचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं उसे क्या कहते हैं? ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें क्रियाएं सदैव एक वचन में रहती हैं, पुल्लिंग में रहती हैं तथा अन्य पुरुष में होती हैं? तो 29 का साथियों आंसर क्या हो जाएगा? सी, भाववाची में होता है। अगला क्या है 30, मंदिर मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ बताइए। मंदिर माने क्या होता है? पूजा घर भी हो सकता है। क्या? पूजा घर और देवालय कुछ भी हो सकता है। चलिए, लेकिन मंदिरा का क्या होता है? अश्वशाला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या हमारा प्रश्न नंबर 31 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या है? मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिलती है। इस वाक्य का काल पहचानिए। कौन सा काल है इसमें? बताइए। देखो, मंदिर जाने के बाद मतलब हम पूर्व वर्तमान काल हो जाएगा, पूर्व वर्तमान काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या? मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिलती है। चलिए अगला क्या है 32, मैथिली शरण गुप्त को किस वर्ष साकेत रचना के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया था? बताइए 32 का क्या हो जाएगा? तो कब? 1932 में इन्हें दिया गया था। 1932 में साकेत रचना के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 33, जिसके बिना सामान्य कार्य न चल सके, मतलब जिसके बिना सामान्य कार्य न चल सके उसके लिए हमें एक शब्द का प्रयोग करना है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आवश्यक नहीं बोल, आप वैसे उसमें लिखा होता है पेपर देने जाते हैं तो ये जब आप हाई स्कूल का एग्जाम देते हैं उसमें क्या ये प्रश्न, ये सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, मतलब कि कोई चांस नहीं है। चलिए अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 34 क्या हो जाएगा? से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है? से के द्वारा तो कौन सा हो जाएगा? बताइए। कर्ण कारक। कौन सा? कर्ण कारक। से के द्वारा या किसी के द्वारा रचना। ठीक है, चलिए अगला क्या है 35, इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है, वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताइए। इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो कौन सा? निश्चयवाचक। कितनी उपयोगी है तो कौन सा? निश्चय हो रहा है तो निश्चयवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्या है 36, रति, क्रोध, भय, हिरास, शोक आदि भावों की गिनती निम्नलिखित में से किस भाव के अंतर्गत होती है? अब बताइए। रति, क्रोध, भय ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? तो किसके? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या? स्थायी भाव के अंतर्गत आते हैं। ये सभी स्थायी भाव ही हैं। अगला क्या हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 37 क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? गणेश का पर्यायवाची नहीं है तो कौन सा? धनद। ये किसका पर्यायवाची? कुबेर का पर्यायवाची। किसका? कुबेर जी का पर्यायवाची है। अगला क्या है 38, सिर खाना का अर्थ क्या है? सिर खाना इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो क्या मतलब? बिना मतलब की बातें करना, कोई मतलब ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर 39, निज भाषा उन्नति अहें। निज भाषा उन्नति अहें यह पंक्ति जो है भारतन जी की किस रचना की है? किस रचना की है जो भारतन जी की है? बताइए।
तो क्या जाएगा, भारत वर्षों उन्नति कैसे हो सकती है, इसकी है। अगला क्या है 40, भवानी शब्द का पुल्लिंग बताइए। बताइए तो क्या हो जाएगा, भव। भवानी का पुल्लिंग भव हो जाएगा। साथियों अब हमने हिंदी के 40 प्रश्न कर लिए हैं। अब आप मुझे ये बताइए, जो आपने जो 40 प्रश्न किए हैं इसमें से अगर आपके 35 सही हैं फिर तो आप ठीक हैं, अगर आपके 35 से कम हैं तो आप थोड़ी सी मेहनत करें, क्योंकि कम आपको यहाँ पे हिंदी में 40 के 40 या 39 प्रश्नों का सही जवाब देना है। ठीक है साथियों, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मूल विधि या संविधान के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। साथियों तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान के प्रश्न। ये हमारा टॉपिक नंबर 2 है। तो चलिए इसके प्रश्नों को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके भी 40 प्रश्न होंगे, तो आप मुझे ये बताएंगे कि जो 40 प्रश्न हैं इसमें से अगर आप 30 सही कर रहे हैं फिर तो आपका स्कोर अच्छा जा रहा है, अगर इससे कम है तो थोड़ी सी मेहनत कर लो, 30 तक तो पहुँच ही जाओ। चलिए इसमें हमारा आज का पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, क्या है हमारा पहला प्रश्न, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में संशोधन की आवश्यकता क्यों हुई या क्यों महसूस की गई। अच्छा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो 2002 में आया था, इसमें संशोधन क्यों महसूस किया गया कि हम लोगों को संशोधन करना चाहिए, तो क्यों, साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं और नई तकनीक जरूरतों के कारण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है 42, 5 मार्च 2025 को देश की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी। देश की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी, तो कौन, अंजू राठी राणा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों यहाँ पर आपको 2025 की करंट अफेयर भी देखने को मिल रही है, इसका मतलब है कि मैं आपको यहाँ पर डेली अच्छे अच्छे प्रश्न करा रहा हूँ। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 43 क्या हो जाएगा, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक निगरानी एवं परिवर्तनों का उपयोग किन स्थानों पर किया जाना प्रस्तावित है। बताइए, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की निगरानी और परिवर्तन किन स्थानों पर किया जाना प्रस्तावित है। तो कहाँ पर, जोखिम, उच्च जोखिम वाले गलियारे, उच्च घनत्व वाले क्षेत्र, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट यहाँ हमारा हो जाएगा। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 44 क्या हो जाएगा, किस अधिनियम में पर्यावरणीय उल्लंघनों के लिए जुर्माने की राशि बढ़ाने हेतु संशोधन किया गया। पर्यावरण का अगर आप उल्लंघन कर रहे हैं तो किस संशोधन में आप पर जुर्माना बढ़ाने की बात की गई है, तो क्या, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 45, निम्नलिखित में से सतत विकास लक्ष्य जलवायु कार्रवाई से संबंधित है। अच्छा, जो एसडीजी गोल में जलवायु संबंधित से कार्रवाई है, एक कौन सा एसडीजी गोल है, तो बताइए कौन सा, 13वां एसडीजी गोल है, 13वां। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्या, जो जलवायु कार्रवाई से संबंधित है वह 13वां गोल है। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 46 क्या हो जाएगा, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन, ठीक है, और पुनर्व्यवस्था। देखो ये प्रश्न मैंने आपको प्रैक्टिस नंबर 1 में भी कराया था, इसको मैंने 1 में भी कराया था। में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की 4थी अनुसूची में डैश अधिनियम शामिल है, जिन पर अधिनियम के मुआवजे और पुनर्वास प्रावधान लागू किए जाने का प्रस्ताव है। तो बताइए कौन सा अधिनियम है। 46 का आंसर क्या जाएगा, तो कौन सा, 13वां। अभी पीछे पढ़ के आए हम लोग, ठीक है। चलिए ये प्रश्न जो है थोड़े टफ लेवल के आते हैं, तो इन्हें हमें करना बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं ना किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, शायद इस प्रकार के प्रश्न बहुत कम लोग आपको कराते हैं। अगला क्या है 47, HIV वायरस मानव शरीर की किस प्रणाली को प्रभावित करता है। HIV बताइए तो किससे प्रभावित करता है, ये रक्षा तंत्र, सॉरी प्रतिरक्षा, इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। चलिए अगला क्या है हमारा 48, मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। कितना सरल है, बताइए कौन सी है, मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका हमारा 49 क्या हो जाएगा, 49 हमारा क्या हो जाएगा, क्या है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। अब बताइए तो ये कब हुआ, 1990 में हुआ। बताइए 49 का आंसर कब जाएगा, लागू हुआ तो 1989 में हुआ था, 1989 में हुआ था। अगर आपको 1989 ना मिले, अगर 1990 मिल जाए तो आप इसे भी चेक कर देना, ठीक है, क्योंकि 1989 से 1990 के बीच इसे लागू किया गया था। अगला क्या है 50, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए डोमिनियन अधिकार
को मान्यता दी थी? किस के द्वारा बताइए? तो किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन के द्वारा। अब आप ये बताइए कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो कब? 1942 में जो क्रिप्स मिशन है ये भारत आया था। अगला क्या हमारा 51 क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन देश एवं देश क्षेत्रों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देता है। बताइए किस क्षेत्र में? तो किसमें देता साथियों? ये कृषि और स्वास्थ्य, परिवहन और बिजली उत्पादन दोनों में देता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ? गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ? गुरुग्राम हरियाणा में है इसका मुख्यालय। अगला क्या हमारा 52 क्या हो जाएगा? हाल ही में चर्चा में रही वैश्विक संपदा संगठन किस संगठन की एक विशिष्ट एजेंसी है? जो विश्व वैश्विक संपदा संगठन है ये किस संगठन की एक विशिष्ट एजेंसी है? ये किसकी है? यूएनओ की। ये यूएनओ की एक संस्था है। अगला क्या है 53 निम्नलिखित में से क्या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है? बताइए 53 का क्या हो जाएगा साथियों? 53 का क्या? सी GNU। अच्छा, इसका आविष्कार किसने किया था? तो किसने? रिचर्ड सॉल्टमैन। रिचर्ड सॉल्टमैन ने इसका आविष्कार किया था 1983 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्या है प्रश्न नंबर हमारा 54 बावड़ी क्या होती है? जो बावड़ी है ये क्या होती है? तो बावड़ी क्या है? ये जल इकट्ठा करने का पारंपरिक तरीका है। पानी को इकट्ठा करने का पारंपरिक तरीका है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है 55 जे थॉमसन ने 1898 ईस्वी में कौन सा मॉडल विकसित करने के लिए जाना जाता है? जो जे थॉमसन है इन्होंने 1898 में कौन सा मॉडल प्रस्तुत किया था? तो कौन सा? डबल स्लिट मॉडल। पता है ना आपको? डबल स्लिट मॉडल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। इसके लिए हमें डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो हम लोग उसी प्रकार से उसके आंसर देते जाएंगे। क्या हमारा 56 क्या हो जाएगा? संस्कृति विभाग द्वारा संचालित भारतीय कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारतीय कला संग्रहालय ये मथुरा में है। कहाँ? मथुरा में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है इसके बाद हमारा 57 क्या है? किस समिति या संस्था की 146वीं रिपोर्ट में भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली के समग्र समीक्षा की सिफारिश की गई है? किस रिपोर्ट के अनुसार? मतलब किसने रिपोर्ट दी है? तो किसने दी है? ये संसद की गृह मंत्रालयों से संबंधित। चलिए अगला क्या है 58 भारतीय बैंकिंग पर्यवेक्षण पर सिफारिशों से संबंधित कौन सी समिति है? बताइए सिफारिशों से संबंधित कौन सी समिति है? तो कौन सी? एस पद्मनाभन स्वामी समिति है कहीं? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है उसके बाद 59 हमारा क्या हो जाएगा? क्या है? किस पंचवर्षीय योजना में बुनियादी एवं भारी उद्योग की स्थापना पर बल दिया गया ताकि तीव्र औद्योगिकरण हो सके, आत्मनिर्भर हो सके? तो बताइए किस पंचवर्षीय योजना में ऐसा किया गया? तो किसमें? दूसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना ये कब चली थी? 1956 से 1961। कब? 1956 से 1961 के बीच। अगला क्या है 60 निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत माल और सेवाओं के आयात और निर्यात से संबंधित नीतियों में सभी देशों के साथ समान व्यवहार करने के लिए आह्वान करता है? कौन सा सिद्धांत? बताइए। तो 60 का क्या हो जाएगा? डी सबसे पसंदीदा राष्ट्र। क्या? सबसे पसंदीदा राष्ट्र। अगला क्या है इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर क्या हो जाएगा 61 क्या हो जाएगा? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19 में प्रावधान है कि रिश्वत लेने के आरोप में किसी लोक सेवक पर मुकदमा चलाने के लिए क्या आवश्यकता है? मतलब किस चीज़ की जरूरत है? बताइए। लोक सेवक के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? तो किसकी चलेगी? पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी। पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी। अगला क्या है 62 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश में चुनावों के आयोजन एवं विनिमय हेतु भारतीय संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय के रूप में भारतीय निर्वाचन आयोग की परिकल्पना की गई है? भारतीय निर्वाचन आयोग की परिकल्पना की गई है किस अनुच्छेद में? वहाँ का क्या हो जाएगा? डी 324 आर्टिकल 324। अगला क्या है 63 क्या हो जाएगा हमारा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन उस राज्य में नहीं किया जा सकता जिसकी जनसंख्या किससे अधिक ना हो? बताइए। तो किससे अधिक ना हो? 20 लाख से अधिक ना हो। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 64 भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को 86वां संविधान संशोधन
2002 में मौलिक अधिकारों के अध्याय में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। बताइए कौन सा आर्टिकल है? क्या 21A है? 21A, हाँ 21A ही होगा। अगला क्या हो जाएगा इसके बाद हमारा 65 हमारा क्या हो जाएगा? क्या है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? बताइए 65 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? आर्टिकल 78 बिल्कुल सही है। अगला क्या है? 66। भारतीय संविधान में कितने भागों कितनी अनुसूचियां हैं? बताइए। पहले भाग बताने हैं उसके बाद अनुसूचियां बतानी है। तो कितने? 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्या है? 67। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में ये कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? किस आर्टिकल में बताया गया है ऐसा? तो किसमें बताया गया साथियों? ये अनुच्छेद जो आर्टिकल 75 है इसके सब क्लोज 3, 75 का जो सब क्लोज 3 है इसमें ये बताया गया है कि मंत्रिपरिषद जो है ना ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा सामूहिक रूप से। अगर व्यक्तिगत रूप से हो जाएगा तो किसके प्रति होगा ये बताइए आप। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 68। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिनियम शहरी स्थानीय निकाय की संरचना और जनादेश के लिए एक सामान्य अवसंरचना प्रदान करता है ताकि वे स्थानीय स्वशासन की प्रभावी लोकतांत्रिक इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें? बताइए कौन सा जो अधिनियम है? ये अधिनियम कब लागू किया गया था? बताइए। 68 का आंसर क्या जाएगा? 74वां संविधान संशोधन 1992 शहरी और स्थानीय निकाय के लिए जो आया था एक अधिनियम 74वां ही था ना। अच्छा अब ये बताइए कि 73वां जो था ये किसी के लिए आया था? जो 73वां संविधान संशोधन है ये किसके लिए आया था? अगला क्या है? 69 हमारा क्या हो जाएगा? क्या है? भारतीय संविधान के किस संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया? अच्छा जो ऐसा कौन सा अधिनियम में ये जो संशोधन किया गया था उसमें ये बताया गया था कि संपत्ति के अधिकार को हम मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाते हैं। ऐसा प्रश्न आया था शायद। 44वां संविधान संशोधन 1978। अच्छा उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। चलिए अगला क्या है? 70। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा है? अच्छा भाग 9 किसमें जोड़ा गया बताइए? तो किसमें? 73वां। अभी मैंने आपसे पूछा था कि 73वां संविधान संशोधन किस लिए हुआ था? तो जो 73वां संविधान संशोधन है ये संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया था। चलिए अगला क्या है? 71। मुख्यमंत्री जी की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी कौन होता है? बताइए। तो कौन होता है? जो उपराज्यपाल होता है। इसे कौन नियुक्त करता है? इसे राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं। 71 का आंसर क्या हो जाएगा? उपराज्यपाल होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। अगला क्या हमारा? 72। नाभिकीय कमान प्राधिकरण, नीति आयोग, कैबिनेट की नियुक्ति समिति, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय किसके प्रमुख होता है? बताइए। 72 का क्या हो जाएगा? सी। इन सभी का प्रमुख होता है ये प्रधानमंत्री होता है। देखो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। कैबिनेट की कौन करता है? प्रधानमंत्री। ये सभी प्रधानमंत्री के अंतर्गत आते हैं। अच्छा इसके बाद हमारा 73 क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय संविधान की विशेषता के संबंध में गलत है? कौन सा कथन है जो भारतीय संविधान की विशेषता में गलत है? संविधान प्रधानमंत्री को 3 प्रकार की आपात स्थितियों की नहीं, प्रधानमंत्री नहीं यहाँ पे राष्ट्रपति करता है आपात स्थिति की घोषणा। अगला क्या है? समाज के वंचित वर्गों को उत्थान के लिए आरक्षण, ये बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की कोई शक्ति नहीं है, ये गलत है। तो ए और सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 74 क्या है हमारा? थोड़ा छोटा कर ले। हाँ 74 में क्या है? निम्नलिखित से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की विशेषता में गलत? अच्छा इसमें बताना है गलत। हालांकि भारत में संघीय व्यवस्था है लेकिन संविधान में संघ शब्द का उल्लेख नहीं है, बिल्कुल सही है। अगला क्या हमारा? संविधान के अनुच्छेद 5 में कहा गया संसद कानून द्वारा एक नया राज्य, नहीं गलत है, ये बी गलत है। संघ सूची के विषय पर प्रत्येक राज्य विधानमंडल, नहीं देखो संघ में सिर्फ संघ कानून बना सकता है, राज्य नहीं बना सकता है। तो बी और सी गलत हैं, बी और सी गलत हो गए हैं। अगला क्या है? 75 हमारा क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान को लागू हुआ, इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कब? 26 जनवरी 1950। अगला क्या है? 76 धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की एक विशेषता। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो क्या जाएगा? राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है, न हिंदू न ही मुस्लिम। अगला क्या है? 77 हमारा क्या हो जाएगा? क्या है? भारतीय संविधान ने किस वर्ष देवनागरी लिपि को हिंदी लिखित के रूप में संघ की राजभाषा घोषित किया है? तो कब? 1949 में।
अगला क्या है 78, संविधान की प्रस्तावना भारत के किस रूप में वर्णित है, बताइए। तो किसमें ये, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के, मतलब कि जो हमारा देश है ये किसी भी धर्म को नहीं मानता या किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 79, संविधान का 73वां संविधान संशोधन 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को एक स्थानीय शासन के न्यूनतम त्रिस्तरीय का अधिकार देता है क्या, बताइए। किसका अधिकार देता है, तो किसका, द्विस्तरीय का अधिकार देता है। अगला क्या है 80, इसका आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगे। और आप ही बताओगे कि जो आज के 80 प्रश्न हैं इसमें से आपने देखो हिंदी के 40 प्रश्न आपको करने बहुत अनिवार्य हैं, इसमें तो आप अपनी पकड़ बना लीजिए। उसके बाद कम से कम मूल विधि, जीके जीएस और संविधान में इसमें 30 प्रश्न आपको करने ही करने हैं। देखो जो भी आए, मान लो एक दो क्वेश्चन छूट जाते कोई बात नहीं, लेकिन 30 तो कर ही लें, तो इससे आपके 70 नंबर ये क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप डेली हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको डेली प्रैक्टिस सेट कराऊंगा जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए। तो साथियों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें तथा अपने दोस्तों के पास जरूर मतलब कि वीडियो को शेयर करें ताकि वह लोग भी देख सकें। तो चलिए मिलते हैं अपनी कल की क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।